एक कमरे के ससुराल में आई 5 अलग 2 धर्म वाली बहू। एक ही मंडप में सुष्मिता के 5 बेटों की शादी हो रही थी और ये देखकर वह बहुत खुश थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज मेरे 5 बेटों की एक साथ शादी हो रही है। पहले तो ये शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब इनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि मेरे बच्चों की शादी फल जाएगी। विवाह संपन्न हुआ, 5 वर वधू अपनी माता का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनते ही सुष्मिता के 5 बहू बेटे उसका आशीर्वाद ले लेते हैं। विदाई होने के कुछ देर बाद 5 बहू ससुराल आ जाती हैं, जहां सुष्मिता उनका गृह प्रवेश करने के बाद कहती है, बहू हमारा ये एक ही घर है जो कि एक कमरे का है। यहाँ 5 कमरे नहीं है, तो तुम 5 बहुओं को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे अलग अलग बिस्तर उस तरफ हैं, जाओ आराम कर लो। जी माँ जी। सुष्मिता की बात सुन 5 बहू घूंघट में ही अपने बिस्तर पर चली जाती हैं। सब सो जाते हैं। अगले दिन 5 बहू जो कि 5 धर्म वाली थी, अपने अंदाज में आकर 5 पूजा कर रही थी। बड़ी बहू शेफाली और दूसरी भोजपुरी बहू निमकी शिव जी की पूजा कर रही थी, तो वहीं तीसरी बहू जोया नमाज पढ़ रही थी। चौथी बहू मद्रासन मिहिका जो मुर्गन की पूजा कर रही थी। वहीं 5वीं बहू ग्रेस जो जीसस की प्रार्थना कर रही थी। डियर गॉड जीसस, I am so thankful that you are my God. You saved me. Jesus Christ, Hallelujah. आमीन, आमीन, आमीन। आवाज सुनकर सुष्मिता की आंख खुल जाती है और वो अपनी 5 बहू को अलग अलग पूजा करते हुए देख हक्की बक्की रह जाती और कहती है, अरे ये तुम 5 क्या कर रही हो? तुम अलग अलग धर्म से हो। ये क्या है? एक ने मद्रासन की तरह साड़ी पहनी है, दूसरी ने हिजाब बांधा है, तीसरी फ्रॉक में है। ये सब चल क्या रहा है? आई अम्मा, वी आर आपकी 5 धर्म वाली बहू होती, मैं मद्रासन में ही का। सलाम वालेकुम मम्मी जान, मैं जोया। प्रणाम माँ जी, मैं शेफाली। गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ, आई एम ग्रेस। तभी निमकी उछलकर सास के पैर छूती है, जिससे डरकर सुष्मिता पीछे हो जाती है। अब प्रणाम अम्मा जी, कैसन बा? ठीक बा? हाय राम, बाप रे बाप, ये तुम 5 बहू 5 ट्रेलर की तरह रिलीज क्यों हो रही हो? डरा ही दिया। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 अलग धर्म की हो, एक मद्रासन, मोमडन, हिंदू, क्रिश्चियन, भोजपुरी। आखिर कोई बताएगा मुझे ये सब क्या चल रहा है? मेरे बेटों की शादी तो मंडप में हिंदू लड़कियों से हुई थी। तभी सुष्मिता के 5 बेटे बोलते हैं, माँ, ये आपकी बहुएं हैं। दरअसल जिन लड़कियों से आप हमारी शादी करवाने वाली थी, वो हमें पसंद नहीं थी। हमारी अपनी पसंद से हमने शादी कर ली। इन लड़कियों के सामने हमने हाथ पैर जोड़े और वापस भेज दिया। हाँ माँ, आप हमारी कभी बात नहीं मानती, इसलिए हमने सबके सामने आपके आशीर्वाद से और अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। इससे आपकी बात भी रह गई और हमारी भी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं इन 5 को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ, एक बार आप मौका तो देकर दीजिए, 5 बहू आपको निराश नहीं करेंगी। अरे क्या मौका दूं कि ये मेरे एक कमरे की उसी रसोई में मीट मच्छी पकाएंगी, और ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और भोजपुरी बहू ये सब तो मांसाहारी खाते हैं, और यही बनाकर मेरे घर को अशुद्ध भी कर देंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ माँ, जल्दी मान जाइए, जोया ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगी। हाँ अम्मी जान, आप हमें एक मौका दीजिए, हम आपको गिला शिकवे का एक भी मौका नहीं देंगे। हमें से कोई मांसाहारी नहीं खाएगा, न बनाएगा। माँ जी प्लीज मान जाइए। उसकी 5 बहू बेटे हाथ जोड़कर प्लीज करते हैं, जिसके बाद सुष्मिता मान जाती है। फिर 5 बहू खाना बनाने जाती हैं तो कहती हैं, अरे मुझे माँ जी के लिए बहुत कुछ बनाना है, पहले मुझे बनाने दो। आइए मुर्गन, पहले खाना मैं बनाती। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पहले हमें पकाने दीजिए। Why you are first? मुझे पहले बनाना है, वैसे ही सामान जुटाने में वक्त लग गया। अरे आप लोगन का हुई गवा, तो अब हमका खाना बनाई दे छुछुंदर। अरे ये क्या मच्छी बाजार बनाकर रखा है तुम 5 ने? बारी बारी से बना लो, 2 स्टोव हैं। जी अम्मी जान। यह सुनकर 5 बहू बारी बारी से खाना तैयार करती है। खाना बन जाने के बाद सुष्मिता खाना देखकर कहती है, हे भगवान, पता नहीं तुम 5 ने पहली रसोई में क्या बनाया है, मेरा तो खाने का भी जी नहीं करता। शेफाली बहू के हाथ का बना खा लूंगी। आई अम्मा, मैंने आपके लिए खास इडली डोसा सांबर बनाती, इट्स अ वेजिटेरियन। अम्मी जान, मैंने तो खास आपके लिए मेवे वाली सेवइयां बनाई हैं। और मॉम, मैंने आपके लिए मैपल रोस्टेड रूट्स वेजिटेबल बनाया है, खाइए।
ये शाकाहारी है, ये तो मुझे दिख रहा है, पर ये कौन सा खाना है जिसका तूने इतना लंबा चौड़ा नाम बताया है? इसे तो सलाद बोलते हैं हमारे में। अच्छा मोम जी, तो मैं दूसरी डिश बना कर लाती हूँ, बटरनट स्क्वैश लसगाना। अरे बहू, ये तू क्या इंग्लिश में नाम बता रही है? शाकाहारी तो है ना? खैर जो भी हो, तू हमारी नॉर्मल डिश बना, कढ़ी पकौड़ा, राजमा चावल, छोले भटूरे, समोसे। अरे माँ जी, उसके लिए मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी। मुझे देखिए, आज तो मैंने पहली रसोई में गाजर का हलवा, आलू की कचौड़ी और शाही पनीर बनाया है, खाइए। अरे वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ये कहकर सुष्मिता अपनी पांचों बहू का बना खाना खाकर खुश हो जाती है। फिर उनको शगुन में सोने का हार देती है। वक्त गुजरता है, वह अपनी पांचों बहू को अपना तो लेती है, लेकिन एक कमरे में पांचों बहुओं का रहना दूभर हो जाता है। कभी रात को जोया बहू खर्राटे मारती थी तो पांचों परेशान हो जाती थी, तो कभी मीका बहू मच्छरों से परेशान होती। हे कड़वुल्ले, कितने मच्छर हमको काटती। निखिल, तुम कुछ करती है नहीं? पंखे की हवा भी मुझको ठीक से नहीं आती, बड़ा बेड फील होती। हम पांच बहू बड़ी मुश्किल से एक कमरे के ससुराल में रही थी। अरे यार सो जाओ, मेरे को जोर से नींद आती है। तभी मच्छर मारते मारते मीका सो जाती है। अगले दिन शेफाली आईने के सामने गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा, हाय रामा। चढ़ती जवानी भौजाई, ये का करत हुआ? हमको तैयार नहीं होवत का? हम भी अपन से जानवर के लिए सजे। या अल्लाह, खुदा की खैर से हमें अल्लाह ने नूर दिया है, अच्छा है, हमें आपकी तरह सजने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे जरूर करना है मेकअप। एक तो एक ही कमरा, ऊपर से आईना भी एक ही। दिस इज टू मच। मदर इन लॉ, आपको कुछ करना चाहिए। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव इन द वन रूम। प्रेम, व्हाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग? हाउ कैन आई से समथिंग ग्रेस? एक रूम है तो रहना ही पड़ेगा। अरे ये तुम क्या चटर पटर बोले जा रहे हो आपस में? बहू बेटा जो भी हो, तुम पांचों को इसी तरह रहना पड़ेगा। पर माँ जी, यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। शेफाली अक्का ठीक बोली थी। माँ जी, इस एक कमरे की वजह से मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाती। ये कड़वुल्ले, सोने में बहुत खींच पिच होती। इतना नहीं, नानी के लिए बहुत इंतजार करनी पड़ती, फिर खाना बनाने का दिक्कत होती। मैं सबकी बात से मुताफिक हूँ अम्मी जान। अरे इतने टाइम से मेरे बेटे भी तो रह रहे थे, तुम भी तो इतने दिन से रहती आई हो। माँ, अगर आपको इसी झूठी बातों में रहना है तो रहिए, लेकिन आप अपने पोते पोती की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो इस कमरे में कभी भी नहीं हो पाएगा। हमें भी अपनी पत्नियों के साथ अपना निजी समय चाहिए, जो कि नहीं मिलता। हाँ माँ, हम पांचों सब अपने आमने सामने रहते हैं। अभी तक ठीक से हम पांचों अपनी पत्नियों से बात नहीं कर पाए। अपने बहू बेटों की इतनी बात समझने के बाद सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहुओं से कहती है, बहू मुझे माफ कर दो। आज जब तुमने अपनी बात रखी तो मुझे समझ आया, वरना मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि तुम पांचों को कितनी तकलीफ होती है एक कमरे के अंदर रहने में। निखिल, प्रेम, ऋषभ, गौरव, साहिल बेटा, तुम पांचों इस घर को बनवा लो ताकि आगे जाकर ऐसी दिक्कत फिर ना हो। जी माँ, हम कल से काम करवाते हैं। ये हुई ना हमारी सासू माँ अम्मा वाली बात। शुक्रिया माँ जी, आप हमारी बात समझ गई। इतना सब होने के बाद अगले दिन ही सुष्मिता के पांचों बेटे उस घर को बनवाना शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद वह घर तैयार हो जाता है, जहां सुष्मिता की 5 अलग अलग धर्म वाली बहू अपने अपने कमरे में रहती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सभी लोग मंडप के चारों ओर बैठे होते हैं और मंडप में बैठा हुआ पंडित शादी के मंत्र पढ़ रहा होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम गणिकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। उस मंडप में अनुपमा एक अधेड़ उम्र के बुढ़े आदमी के साथ बैठी होती है। चलिए जजमान, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए और वधू का हाथ अपने हाथ में रखिए, जिसके बाद आपको सामग्री अग्नि में डालनी है। पंडित के कहने पर वो बुढ़ा अमित और उसकी होने वाली पत्नी अनुपमा, जो कि अभी केवल 23 साल की ही थी, वो पंडित के कहने पर अग्नि में सामग्री डाल देते हैं। बेचारी अनुपमा बहुत रो रही होती है। वहीं मंडप के पास बैठी हुई औरतें आपस में बातें करती हैं। हे भगवान, आखिर क्या देखा है उषा बहन ने इस अधेड़ उम्र के बुढ़े आदमी में। अरे औरतों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। अगर उनका पति मर जाए तो उनके साथ इसी तरह बर्ताव किया जाता है। अरे मैंने तो सुना है कि अधेड़ उम्र का आदमी बहुत अमीर है और इसने बेचारी अनुपमा से शादी करने के लिए खूब सारा पैसा भी दिया है उषा को।
और इस जैसी लालची औरत का हो ही क्या सकता है, गरीब तो है ही और एक कमरे में गुजारा कब तक करती, इसलिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढा इसने। तभी वहाँ पर सागर शहर से आता है और अपनी विधवा भाभी की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से होते हुए देख हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ वो औरतों की सारी चुगली भी सुन लेता है। मेरे होते हुए मैं इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने दूंगा। सागर आकर शादी को रोक देता है, जिसके चलते उषा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अरे बेटा, तू पागल हो गया है? अरे हो जाने दे इस विधवा की शादी। अरे ये शादी करके इस घर से चली जाएगी तो तुझे अपनी बहू लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और तू जानता तो है ही हमारे पास एक ही कमरा है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आप एक अधेड़ उम्र के आदमी से भाभी की शादी करवा दोगी तो क्या वो खुश रहेंगी? और एक कमरे के लालच में मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। वह अनुपमा का हाथ पकड़ता है और उसे मंडप से उठाकर अपने घर के एक कमरे में ले आता है। ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, ये मैं जानता हूँ। आपको ये शादी जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं और वो हाथ जोड़कर सागर से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया देवर जी, आज अगर तुम न होते तो पता नहीं कैसा अनर्थ हो जाता। भाभी, आप मेरी जिम्मेदारी हो और अब से आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। ये सब उषा कमरे के बाहर दरवाजे के साथ खड़े होकर सुन लेती है, जिसके चलते वो कमरे में आती है और अनुपमा को पकड़कर मारना शुरू कर देती है। कलच्चिनी कहीं की, तूने अब मेरे छोटे बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द अपने छोटे बेटे की शादी करवा दूंगी, जिसके चलते तेरा मेरे बेटे से पीछा छूट ही जाएगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? देवर जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। पहले तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, लेकिन अब तू मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़ी है। अरे तुझे क्या लगता है तू बहुत तेज है? मैंने सुना था कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तू तो डायन से भी बदतर है। उषा की जली कुटी बातें सुनकर बेचारी अनुपमा रोने लगती है। तभी सागर अपनी माँ का मूड ठीक करने के लिए उन्हें घर से बाहर ले जाता है। कुछ ही देर में अमित कमरे में आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, आज हमारी शादी है, हमें शादी करनी है। मेरा हाथ छोड़िए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, अपनी उम्र तो देखिए। अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? इस एक कमरे के ससुराल में तुम्हारा क्या ही गुजारा होगा। मेरे साथ चलो, मेरा खुद का बहुत बड़ा फार्म हाउस है। अरे हमारी सुहागरात के लिए बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पीछे से सागर आता है और उस बूढ़े का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। अगर एक शब्द और तूने अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, चला जा यहाँ से। सागर के इस बर्ताव से अमित वहाँ से चला जाता है और शादी कैंसिल हो जाती है। उस दिन के बाद से उषा अपनी विधवा बहू के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। ये जिंदगी इतनी कठिन क्यों हो गई है? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अनुपमा अपने कमरे में फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सागर उसे बचा लेता है। आप ऐसा कर भी कैसे सकती हो? एक तो पहले ही मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से आप भी। सागर, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाभी जी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है। अपने प्यार के बिना रहने पर जो हालत होती है मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अपने प्यार को किसी और के लिए मत छोड़ना। ऐसा कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन सागर अपने घर पर अपने दोस्त अजय को बुला लेता है। अजय मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जिगरी यार ने मुझे बुलाया है तो आना तो पड़ता ही। तभी अनुपमा 2 ग्लास में पानी लाकर अजय और सागर को देती है। अजय जब अनुपमा को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और उसे पहली नजर में ही अनुपमा से प्यार हो जाता है। अनुपमा के जाने के बाद सागर अपनी सारी परेशानी अपने जिगरी दोस्त अजय को बताता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर तू तैयार है तो। अपनी दृष्टि से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अजय सागर को अपना प्लान बताता है, जिसके बाद वो दोनों दृष्टि को अगवा करके अपने साथ एक मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ अजय दृष्टि और सागर की शादी करवा देता है। तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन अब मेरा क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर कैसा लगेगा और तुम इस बात का क्या रिएक्ट करोगे। देखो, मुझे तुम्हारी भाभी बहुत पसंद है। तुम्हारे भैया के जाने के बाद वो बेचारी अकेली हो गई हैं। क्यों ना मैं उनसे शादी कर लूं? ये सुनकर सागर बहुत खुश होता है। अरे यार, क्यों नहीं, तू मेरे बड़े भाई जैसा है और फिर मैं जानता हूँ कि तू मेरी भाभी को बहुत खुश रखेगा। हम दोनों की शादी तो हो गई है, अब हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। सागर अपनी पत्नी दृष्टि को अपने घर ले आता है, जिसके बाद वह अपनी माँ को दृष्टि के बारे में बताता है। वहीं वह अपनी माँ को अपनी भाभी अनुपमा और अजय की शादी के लिए कहता है।
बेटा तूने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जिंदगी भर मैं उसके ऊपर अत्याचार ही करती रही। मुझे उसके ऊपर जुल्म नहीं करने चाहिए थे। तू उसकी शादी अजय से करवा दे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सागर अपनी विधवा भाभी की शादी अजय से करवा देता है, जिसके बाद वो एक कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा टांग देता है और एक तरफ सागर और दृष्टि का बिस्तर लगा होता है और तो दूसरी तरफ अजय और अनुपमा का बिस्तर लगा होता है। अजय आज हमारी सुहागरात है, लेकिन बगल में ही जेठ जी और जेठानी जी अपनी सुहागरात बनाएंगे। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो है ही, हम जो भी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा। अरे तुम बस करो, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा, मेरे थोड़े नजदीक आओ। सागर के इतना कहते ही अजय दूसरी तरफ से हल्का सा खांसता है। अरे ऐसे तो इस कमरे में हमारी सुहागरात होने से रही। एक काम करते हैं, मैं और अनुपमा थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं, तब तक तुम अपनी सुहागरात बनाओ और जब हम आ जाएंगे तो तुम थोड़ी देर बाहर चले जाना। हम दोनों अपनी सुहागरात बना लेंगे। और वैसे भी अगले दिन तो मुझे अनुपमा को अपने साथ अपने घर लेकर ही जाना है। अजय अपने साथ अनुपमा को ले जाता है, जिसके चलते वह एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं। वहीं कुछ देर बाद वह वापस आ जाते हैं तो सागर और दृष्टि बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार उनके एक कमरे में सुहागरात होती है और अगले दिन अजय अपने साथ अनुपमा को अपने घर ले जाता है। इसके बाद वह दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।